फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी और हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी गो चैनल पर। हमने अभी जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया था विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को स्टार्ट किया था, उसके अंदर हम ऑलरेडी 5 लेक्चर लेके आ चुके हैं। अब ये जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, WTO। अपन इससे पहले वाले इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। अब WTO का टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं। WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो सिंपल आप समझ लीजिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी बॉडी है जो अपने पूरे वर्ल्ड की जो ट्रेड है उसको रेगुलेट करने का काम करती है। इंडिया भी उसमें इंक्लूड है। डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, सो मेनी कंट्रीज जहाँ पे ट्रेड को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक वर्ल्ड लेवल की बॉडी है, ठीक है। तो अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में क्यों आया है? तो अभी क्या हुआ है कि इंडिया ने अपील किया अगेंस्ट ए रूलिंग बाय द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दैट इंडिया वायोलेटेड इट्स जीरो टेरिफ कमिटमेंट अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। यानी जो IT एग्रीमेंट के अंदर एक जीरो टेरिफ कमिटमेंट इंडिया ने बोला है, उसके वायोलेशन के अगेंस्ट में इंडिया ने WTO ने बोला है कि इन्होंने वायोलेट किया है। अभी जैसे मैं आपको ये समझा देता हूँ, क्या होता है कि इंडिया के अंदर अभी जैसे अपन नहीं बोलते इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, उसके अंदर स्मार्टफोन को इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। जबकि इंडिया बोल रहा है कि जब ये एग्रीमेंट हुआ था तब स्मार्टफोन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो प्रोडक्ट है उनके अंदर स्मार्टफोन इंक्लूड नहीं था। तो इसलिए स्मार्टफोन इंक्लूड नहीं था, तो अभी स्मार्टफोन पे अगर कुछ भी आप जीरो टेरिफ नहीं लगेगा एज पर इंडिया ओपिनियन ये बोलता है। जबकि WTO बोल रहा है कि अगर आप इस पे टेरिफ लगा रहे हो तो ये वायोलेशन है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अब सबसे पहले अपन ये पढ़ लेते हैं कि WTO है क्या। सिंपल है, कोई भारी बात नहीं है। इसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है, तो अभी मैंने आपको समझाया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ द प्रिंसिपल फोरम फॉर सेटलिंग द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। पहली चीज़ कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड के रूल्स को सेटल ये एक प्रिंसिपल फोरम है किसके लिए? जो सेट करता है रूल्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को, कि इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने का रूल, उस पर कैसे कंट्रोल करने का काम कौन करता है? अपने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका जेनेसिस यानी इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो 1994 के अंदर इसको साइन किया गया था। मराकेश एग्रीमेंट दैट एस्टेब्लिश द WTO वो साइंड इन 1994 और एट द कंक्लूजन ऑफ उरुग्वे राउंड कंडक्टेड फ्रॉम 1987 टू 1994। अगर कोई भी नई बॉडी बनी है, कुछ भी बना है, तो उसमें टाइम लगता है। तो 1987 से प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी, 1994 तक उरुग्वे राउंड हुआ था। उसके बाद 1994 में एक मराकेश एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत WTO की स्थापना हुई, ठीक है। और एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू फोर्स जनवरी 1, 1995 को एग्रीमेंट फोर्स में आ चुका था। WTO किसका सक्सेसर है? तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये याद रखना है अपने को। और GATT कौन है? तो ये ग्रुप फाउंड हुआ था 1948 में, जिसका हुज रूल्स क्रिएटेड द मॉडर्न मल्टीनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम। जो अभी मॉडर्न मल्टीनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम चल रहा है ना, उसके रूल्स को क्रिएट करने का काम किसने किया था? तो 1948 के अंदर एक JATT जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड था। उसी बॉडी को रिप्लेस किया था इसको रिप्लेस करके WTO आ गया किसमें? 1994 में। और एनफोर्स कब हुआ? 1995 में। सिंपल है। मेंबर कितने हैं? 164 मेंबर्स। हेडेड बाय द WTO डायरेक्टर जनरल इज द ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। जो WTO का जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है? वो ऑर्गेनाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, ओवरसीइंग द WTO सेक्रेटरीट। फंक्शंस क्या होंगे? ट्रेड नेगोशिएशन को फैसिलिटेट करना, मॉनिटर करना, इंप्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट की ट्रेड एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने का काम, नेगोशिएशन को फैसिलिटेट करना, प्रोडक्ट रिसर्च ऑन ग्लोबल ट्रेड एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। कि भाई रिसर्च को प्रोड्यूस करना किस पे? ग्लोबल ट्रेड एंड इकोनॉमिक पॉलिसी पे। एंड सर्व एज ए फोरम फॉर सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रीज। सिंपल है, ज़्यादा कोई भारी बात नहीं है, अपने को थोड़ा सा इसको समझना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट WTO भी कुछ समझ में आया आपको? उसके बाद अपील फाइल बिफोर द, अभी क्या हुआ है कि इन्होंने एक अपीलेट बॉडी के सामने अपील फाइल की है। हाईएस्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एट द WTO इज कंसिडर्ड एन, उसका नाम है अच्छा, उस हाईएस्ट जो अपीलेट बॉडी है उसके सामने अपील फाइल की गई है। और अभी वो बॉडी डिफंक्शनल है, वो काम नहीं कर रही है अभी, डिसफंक्शनल। तो इसलिए उसको मान रहा जा रहा है कि अपील इनटू द वॉइड, यानी अपील एक तरह से, क्योंकि बॉडी नहीं है अभी, बॉडी काम नहीं कर रही, तो एक तरह से वॉइड है, ठीक है। क्योंकि अभी WTO ने तो अपना फैसला सुना दिया है। इंडिया ने आर्ग्यू किया है कि एट द टाइम ऑफ साइनिंग द ITA, जब हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को साइन किया था उस टाइम पे प्रोडक्ट सच ए स्मार्टफोन डिड नॉट एग्जिस्ट एंड ही हैंस नॉट बाउंड टू एलिमिनेट टेरिफ ऑन सच आइटम। तो हम इस पर टेरिफ को एलिमिनेट नहीं करेंगे। अभी मैंने आपको ये चीज़ समझा दी थी, ठीक है। अब WTO के बारे में है कि वाइड कवरेज। WTO कितने लोगों कि अपने पूरे इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या कवर करता है? तो ये 85% ऑफ द पॉपुलेशन को कवर करता है इन द वर्ल्ड। 95 ऑफ ट्रेड रेगुलेट कौन करता है? तो वर्ल्ड की 95 ट्रेड रेगुलेट करने का काम WTO करता है। और ये ट्रांसफॉर्म करता है इंटरनेशनल ट्रेड को, ग्लोबल वैल्यू चेन्स को राइज करने का काम कौन करता है? ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि ग्लोबल वैल्यू चेन को राइज करने का काम
किसने किया है? WTO ने। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही ग्लोबल वैल्यू चेन को राइज करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि इन वैल्यू चेन के थ्रू ही अकाउंट्स, मतलब 70% ऑफ जो ट्रेड होती है वो इन वैल्यू चेन के थ्रू होती है। किसके? जिसने WTO ने जो एक वैल्यू चेन बना रखी है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट बना रखा है, ठीक है। क्योंकि WTO को पता होता है कि वो मार्केट कंडीशंस को देख के रूल्स रेगुलेशन को चेंज करते हैं, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करते हैं, ताकि ग्लोबल वैल्यू चेन में इंप्रूवमेंट हो, ग्लोबल वैल्यू चेन का राइज हो, ठीक है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन का काम, मतलब WTO किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है इन द ट्रेड। और उसके अंदर भी दो चीज़ें, एक तो मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल WTO लेके आ रखा है, एंश्योर दैट कंट्रीज डू नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन ट्रेडिंग पार्टनर्स, ग्रांटिंग देम द सेम फेवरेबल ट्रीटमेंट गिवन टू एनी अदर मेंबर्स। कहने का मतलब है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल का मतलब होता है कि WTO एक किसी देश को मोस्ट फेवर्ड नेशन, अगर आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को मानते हो तो फिर उसको मोस्ट फेवर्ड नेशन बना दिया जाएगा। तो जो मोस्ट फेवर्ड नेशंस की जो लिस्ट है, ठीक है, एंश्योर्स दैट, जो ये प्रिंसिपल है वो बोलता है कि कंट्रीज डू नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन ट्रेडिंग पार्टनर, जो उनके ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनके बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि जो सेम फेवरेबल ट्रीटमेंट अगर अदर मेंबर्स को दिया जा रहा है तो सभी मेंबर्स के लिए सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि भाई किसी के लिए ज़्यादा किसी के लिए कम, नहीं। ग्रांटिंग देम द सेम फेवरेबल ट्रीटमेंट गिवन टू एनी अदर मेंबर, और वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे बिटवीन ट्रेडिंग पार्टनर्स। ये मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लोज, अभी इंडिया भी मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लोज में आने वाला है, ठीक है। उसके बाद इंडिया के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अभी इंडिया को वैसे मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्लोज का मिल गया है। उसके बाद द नेशनल ट्रीटमेंट पॉलिसी इंश्योर दैट फॉरेन गुड्स एंड सर्विस आर ट्रीटेड नो लेस फेवरेबली देन, नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल बोलता है कि फॉरेन गुड्स एंड सर्विस आर ट्रीटेड नो लेस फेवरेबल देन डोमेस्टिक वन वंस दे एंटर ए मेंबर कंट्रीज मार्केट। तो जो नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल बोलता है कि जो फॉरेन गुड्स एंड सर्विस है उनको ट्रीट किया जाएगा, मतलब लेस फेवरेबल ट्रीट नहीं किया जाएगा, सिमिलर ट्रीट किया जाएगा डोमेस्टिक के साथ में, ठीक है। उसके बाद स्पेशल प्रोविजन फॉर डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, द गेट एंड जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस अलाउड डेवलपिंग कंट्रीज सम प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, ठीक है। गेट और जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस है वो अलाउ करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि आपको कुछ मतलब प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा, यानी डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए अलग रूल्स है थोड़े बहुत, और कुछ इनके लिए, क्योंकि इनके केस में सब्सिडी भी अलाउ करते हैं। अभी जैसे WTO बोलता है, आपने सुना हो कि क्या नाम है, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, अंबर बॉक्स, ये सब WTO के ही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए हुए हैं। कौन कौन से? ग्रीन बॉक्स, अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स। इसके तहत जो सब्सिडी देते हैं अपन किसानों को, या वो ग्रीन बॉक्स, अंबर बॉक्स और ब्लू बॉक्स के तहत दी जाती है। तो WTO ये भी बोलता है कि भाई आप अगर अंबर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और ये ब्लू बॉक्स के अंदर सब्सिडी दे रहे हो तो उस पर भी रेगुलेशंस होता है, लेकिन अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ है तो उनके लिए थोड़ा सा फ्रीडम रहती है, और डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए मतलब उनको वो रेस्ट्रिक्शंस रहती है। ग्लोबल कोऑपरेशन का काम करता है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का काम करता है, अगर कोई ट्रेडिंग रिलेटेड डिस्प्यूट है तो उसको रिजोल्व करने का काम करता है। इशू क्या है? तो नेगोशिएट डेडलॉक, अगर कोई डेडलॉक है तो उसको नेगोशिएट करने का काम कौन करता है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डेवलपिंग कंट्री का कंसर्न, हाँ, कि अगर कोई डेवलपिंग कंट्री की कंसर्न्स है उनको सोल्व आउट करने का, मतलब अभी क्या डेवलपिंग कंट्रीज में कंसर्न्स बहुत चल रहे हैं, जैसे मैं समझा देता हूँ। नेगोशिएशन डेडलॉक यानी कितनी बार क्या होता है, जैसे बड़ी कंट्रीज़ है जैसे कि US है, UK है, यहाँ इन्होंने जो ब्लू बॉक्स और अंबर बॉक्स वाली सब्सिडीज है वो भारी भरकम दे रखी है, जो अपन कहते हैं ना डायरेक्ट रेमिटेंस। अभी अपने यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 8,000 रुपये अपन किसानों को दे रहे हैं। जो 8,000 रुपये की अमाउंट दी जा रही है किसानों को, उसके अंदर क्या होता है कि PM किसान सम्मान योजना की, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जा रही है। तो उस तरह जो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, ये UK, US, इनके अंदर बहुत सारी सब्सिडी दी जाती है, तो वो उनकी बात ही नहीं मानते WTO की। तो ये बोल रहे हैं कि नेगोशिएशन डेडलॉक, कि कितनी बार दो एग्रीमेंट पे भी, नेगोशिएशन पे भी डेडलॉक आ जाता है। डेवलपिंग कंट्री की कंसर्न क्या है? डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए भी रूल्स बहुत सारे हैं, तो उनको उतना मौका नहीं मिल रहा जितना डेवलप्ड कंट्रीज़ को मिलता है, ठीक है। ओके, राइजिंग प्रोटेक्शन इन बायलैटरलिज्म इन रिसेंट ईयर देयर हैज बीन राइज इन प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स एंड शिफ्ट टुवर्ड्स बायलैटरल और रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट व्हिच बाईपास द मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क ऑफ द WTO। मतलब प्रोटेक्शन और बायलैटरलिज्म यानी भेदभाव जो अपन बोलते हैं वो बहुत बढ़ गया है, कि प्रोटेक्शनलिज्म, देयर हैज़ बीन ए राइज इन प्रोटेक्शनिस्ट मेजर एंड शिफ्ट टुवर्ड्स बायलैटरल और रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट। अभी बहुत सारे रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट होने लग गए हैं, उसके कारण जो अपना WTO का मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क है वो काम ही नहीं कर रहा है। जैसे रीजनल एग्रीमेंट हो गया, इंडिया और US का या UK का जो सेपरेट एग्रीमेंट बन चुके हैं इंडिया एंड अदर कंट्रीज़ के, तो अगर वो सेपरेट एग्रीमेंट हो जाएंगे तो WTO का रोल ही खत्म हो जाएगा। एमर्जिंग इश्यूज़ बहुत सारे हैं कि WTO हैज़ नॉट केप्ट पीस विद 21st सेंचुरी ट्रेड विच रिक्वायर्स न्यू अपडेटेड प्रोविजंस चाहिए, बट अभी तक उन्होंने उस 21st सेंचुरी की ट्रेड के हिसाब से अभी तक रूल्स रेगुलेशन को चेंजेस नहीं किया गया है, ठीक है। और मेंबर्स डेवलपमेंट स्टेटस, डिस्प्यूट सेटलमेंट क्राइसिस, तो कितनी बार US ने, अभी जैसे US ने ब्लॉक कर दिया अपॉइंटमेंट टू द अपीलेट बॉडी,
अगर कि आपने अपीलेट बॉडी के अंदर अपॉइंटमेंट ही को ही ब्लॉक कर दिया यूएस ने, तो उसके बाद अभी इंडिया उसके अंदर अपील ही नहीं कर पा रहा है। मेंबर फेस चैलेंजिंग एनफोर्सिंग डब्ल्यूटीओ ऑब्लिगेशन विदाउट ए फंक्शनिंग अपील्स मैकेनिज्म, कि हमारे पास अपील का ऑप्शन ही नहीं रहा है क्योंकि यूएस ने ब्लॉक कर दिया अपॉइंटमेंट को। ठीक है, तो ये डब्ल्यूटीओ में इश्यूज़ है। उसके अलावा इनएडिकेट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी नहीं है कि डब्ल्यूटीओ एक्सपर्ट्स रेज कंसर्न दैट डब्ल्यूटीओ इज अनेबल टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस वायलेशंस, यानी वायलेशंस को एड्रेस करना और आइडेंटिफाई करने में भी डब्ल्यूटीओ अनेबल है। ठीक है, मेजर्स टू रिफॉर्म डब्ल्यूटीओ के को रिफॉर्म करने के मेजर्स कौन से हैं, तो मेकिंग डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म वर्क, इंप्रूव करना ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, अभी सिंपल कि अभी अपने को डब्ल्यूटीओ को अगर रिफॉर्म करना है तो मैं आपको सिंपल हिंदी में समझा देता हूँ कि उसमें क्या करना पड़ेगा। पहले तो जैसे जो एशियन कंट्रीज़ है वहाँ से भी आपको मेंबरशिप को बढ़ाना पड़ेगा, कुछ सेल्फ जो यूएस का इनका कंट्रोल है तो उसको थोड़ा सा कम करना होगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने की ज़रूरत है, मेकिंग डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड मैकेनिज्म वर्क। उसके बाद बैलेंसिंग डिमांड ड्यू वॉइस टू स्मॉलर कंट्रीज़ को भी वॉइस दी जाए, उनको भी पूरा अवसर मिलना चाहिए ताकि वो अपनी आवाज़ उठा पाए। ठीक है, उसके बाद उसमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रेशर शुड नॉट बी अप्लाइड टू फोर्स ए कंट्री टू एग्री ए डिसीजन कम्प्लीटली एडवर्स टू इट्स फंडामेंटल इंटरेस्ट। कहने का मतलब ये है कि स्मॉल कंट्रीज़ के पास भी ऑप्शन होना चाहिए कि वो अपनी वॉइस को रेज कर सके। अदर्स क्या है, तो सेक्रेटरीट रोल एज एन एजेंडा सेटर इन द डब्ल्यूटीओ एंड एनहांसिंग इट्स कैपेसिटी टू अंडरटेक रिसर्च एंड कलेक्ट डेटा, कि डब्ल्यूटीओ का दूसरा रोल ये भी होना चाहिए कि आप रिसर्च एंड डेटा को कलेक्ट करने में भी काम करो। सिर्फ एजेंडा सेटर मतलब हम रूल्स रेगुलेशन बनाने की जगह रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी हमारा फोकस होना चाहिए ताकि हम आने वाले जो भी इश्यूज़ है ट्रेड रिलेटेड उनको सॉर्ट आउट कर सकें। ठीक है, ये वे हीड यानी अपने को ये सोचना है, ये करना है। डब्ल्यूटीओ रूल्स एंड एग्रीमेंट वर एस्टेब्लिश बिफोर द एडवेंट ऑफ सर्टेन इंपॉर्टेंट ट्रेड इश्यूज, और डब्ल्यूटीओ के रूल और एग्रीमेंट को एस्टेब्लिश करना है बिफोर द एडवेंट ऑफ सर्टेन इंपॉर्टेंट ट्रेड इश्यूज सच ए डिजिटल ट्रेड, ई कॉमर्स एंड डेटा फ्लो। डिजिटल ट्रेड, ई कॉमर्स एंड डेटा फ्लो आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अभी अपन इससे रिलेटेड ये टॉपिक अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कौन सा, G7 वाला, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ का। ठीक है, इसके बाद ये टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे कल, ADB इंडिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक इंडिया कंट्रीज़ पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी। ठीक है, ये वाला और इससे रिलेटेड बस अभी अपन बहुत जल्दी इंटरनेशनल टैक्सेशन रिलेशन को अपन ख़त्म कर देंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा G7 कंट्रीज़ के बारे में बता देता हूँ, G7, G8, G20, ताकि क्या होगा कि अपने को वो चीज़ें याद हो जाएगी। अपने को सिर्फ 2 से 3 या 4 मिनट अपने को डेली देने हैं। उन 4 मिनट का बेनिफिट क्या मिलेगा कि अपने को G7, G20 इन नेशंस के नाम याद हो जाएंगे। G7 कंट्रीज़ बताओ, G7 कंट्रीज़ के अंदर पहले तो कौन कौन सी कंट्रीज़ है, तो सबसे पहले सिंपल मैंने आपको उस दिन भी बताया था कैसे, US, UK 2 कंट्रीज़ तो सब जगह है ही। ठीक है, उसके बाद फ्रांस, वो परमानेंट मेंबरशिप में भी फ्रांस है और इसमें भी है। ठीक है, 3 हो गया। उसके बाद जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली, 4 देश ही है, याद हो गए। G8 के अंदर रशिया जोड़ते ही G7 में G8 कंट्रीज़ बन जाएगा। पहले क्या नाम है, मतलब रशिया को क्यों G8 से हट गया है, क्योंकि रशिया का जब 2014 के अंदर उसने यूक्रेन का जो क्रीमिया वाला रीजन है उसको जैसे हथियाया था, टेक ओवर किया था, उसके बाद G8 फिर से G7 बन गया। रशिया ने G7 कब ज्वाइन किया था, 1998 में। G20 कंट्रीज़ के अंदर कौन कौन सी है, तो एक तो आपको पता होना चाहिए हमारा भारत देश महान जो इंडिया है वो भी इंक्लूड है G20 के अंदर। ठीक है, उसके अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की। याद रखना है आपने को, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और यूरोपियन यूनियन, उसके बाद इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कि यूरोपियन यूनियन, इसमें 19 तो कंट्रीज़ है और एक यूरोपियन यूनियन है। अभी UPSC EPFO में क्वेश्चन आया था ये जस्ट। ठीक है, यूरोपियन यूनियन इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ G7 बट अटेंड्स द एनुअल समिट। ठीक है, यूरोपियन यूनियन इज़ नॉट ए मेंबर, G7 का मेंबर तो नहीं है यूरोपियन यूनियन, बट वो अटेंड करते हैं एनुअल समिट को। ठीक है, ये याद रखना है। अब G7 को अपने को एक चीज़ समझ लीजिए कि अभी जैसे अपने कि भाई 85% ऑफ पॉपुलेशन को कौन कवर करता है, WTO, 95% ट्रेड को कौन कवर करता है, तो WTO। वैसे ही G7 का भी कि ग्लोबल GDP का 46% को कौन रिप्रेजेंट करती है, G7 कंट्रीज़। ठीक है, और G7 कंट्रीज़ की जो 10% पॉपुलेशन है उसको कौन, मतलब 10% पॉपुलेशन को शो कौन करती है, तो G7 कंट्रीज़। टोटल जो पॉपुलेशन है उसकी 10% पॉपुलेशन G7 के अंदर है। 46% ग्लोबल GDP को कवर कौन करती है, G7 कंट्रीज़। और ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के अंदर 25% रोल किसका है, G7 कंट्रीज़ का। ये याद रखना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और पढ़ लो, 10 पॉइंट एक्शन प्लान बाई इंडिया। इंडिया अभी 10 पॉइंट एक्शन प्लान लेके आया है, किससे रिलेटेड, ये जैसे इंडिया गिव 10 पॉइंट एक्शन प्लान टू एड्रेस फूड, हेल्थ एंड डेवलपमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम से जो वर्ल्ड फेस कर रहा है उसके रिलेटेड 10 एक्शन प्लान लेके आया। कौन कौन से याद रखना है अपने को। सबसे पहला, मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन को प्रोटेक्ट करना सबसे पहले। दूसरा, ग्लोबल फर्टिलाइजर सप्लाई चेन को डिपोलिटाइज करना। ये अपने मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है अपने को
कि ग्लोबल फर्टिलाइजर सप्लाई चेन को मेंटेन करना है, अल्टरनेटिव मॉडल फर्टिलाइजर्स के लिए अल्टरनेटिव मॉडल को तैयार करो, फूड वेस्टेज को स्टॉप करना है, और ग्लोबल साउथ की नीड्स को मतलब क्या नाम है डेवलपमेंट मॉडल्स तैयार करो जो कि किस हिसाब से तैयार होने चाहिए कि भाई ग्लोबल साउथ की नीड्स को देखते हुए, ठीक है। उसके बाद होलिस्टिकल हेल्थ केयर को प्रमोट करो, अडॉप्ट करो मिलेट को, रिसाइलेंट करो हेल्थ केयर सिस्टम को अपने को प्रमोट करना है, मिलेट को अडॉप्ट करना है, डिजिटल हेल्थ केयर को अडॉप्ट करना प्रमोट करना है, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की मोबिलिटी को इंश्योर करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखना है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, डिजिटल हेल्थ केयर सिस्टम, मिलेट, होलिस्टिक हेल्थ केयर, ग्लोबल साउथ की नीड्स को ध्यान में रखना है, फूड वेस्टेज को स्टॉप करना है, फर्टिलाइजर्स को अल्टरनेटिव मॉडल निकालना है, ग्लोबल फर्टिलाइजर सप्लाई चेन को डिपोलिटिसाइज यानी उसके अंदर ये जो जियोग्राफिक दिक्कत है उसको हटाना है, और उसके अलावा मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन को प्रोटेक्ट करना है। एक चीज़ याद रखना है कि अपने को ये जो 10 पॉइंट एक्शन प्लान है वो किससे रिलेटेड है, एक तो फूड से रिलेटेड, ठीक है, एक हेल्थ से रिलेटेड एंड डेवलपमेंट रिलेटेड। याद रखेंगे, कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी अपन ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप न्यू हैं तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम और भी वीडियोज़ के साथ लेके आएंगे। कुछ अगर इश्यू लगता है आपको तो कमेंट कीजिए, हम उसको जल्दी से जल्दी रिफॉर्म करेंगे अगर वीडियो में कुछ भी चेंज करना है तो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।